जीवन ज्योति ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी मित्रों का मैं उमाकांत सर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कई दिनों से मांग हो रही थी बिहार पुलिस को लेकर के कि हिंदी पढ़ाया जाए और क्लासों में या और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण की बात हो रही थी। इसके लिए आज हमने बिल्कुल हिंदी व्याकरण की शुरुआत यहाँ से किया है और सतत हमारी क्लास अब हिंदी व्याकरण को लेकर के चलती रहेगी। तो जैसा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बात हो रही थी तो उसमें हिंदी व्याकरण की बात शुरू करने आज मैं जा रहा हूं। सभी भाषाओं के व्याकरण की बात होती है, वैसे ही यहाँ आज बात हो रही है हिंदी भाषा के व्याकरण की। हमारी शुरुआत यहाँ से होती है, यानी हिंदी से होती है। हिंदी की बात करें तो हिंदी है क्या? अगर हिंदी की बात होती है तो हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी भाषा है। अब भाषा है तो निश्चित है कि इस भाषा का अपना एक व्याकरण होगा, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने व्याकरण के प्रति अलग अलग मत दिया और जितने विद्वान थे मत देने में 3 भागों में बट गए। कुछ विद्वानों ने कहा, शुरुआत में पहले मत के अवलंबियों ने कहा कि व्याकरण यदि नहीं होगा तो भाषा समाप्त हो जाएगी। कुछ दिनों तक इस मत को माना गया। पुनः एक मत आता है कुछ विद्वानों का कि भाषा से अलग व्याकरण को विषय के रूप में रखा जाए। कुछ ही दिन तक ऐसा हुआ, परंतु लोगों ने इसका खंडन कर दिया। और तीसरा मत आता है कि व्याकरण भाषा के साथ पढ़ा जाए, अलग विषय के रूप में ना बनाया जाए, नहीं तो बच्चों पर बोझ आ जाता है। और इसी व्याकरण की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हिंदी भाषा का व्याकरण है। व्याकरण की यदि बात करें तो व्याकरण शब्द बी और आकरण 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अर्थात इसका अर्थ होता है व्यवस्थित आकार देने वाला। यदि भैया परिभाषा की बात की जाए, परिभाषा किसकी? व्याकरण की। अभी तक हमने कहा 2 शब्द यहां बी और आकरण मिले, परंतु परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं और कहा भी जाता है कि किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना जो सिखलाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। यानी हमारे सामने एक परिभाषा आई, किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध बोलना जो सिखलाता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। यदि आपसे अब कोई व्याकरण की परिभाषा पूछे, हिंदी व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की, अंग्रेजी व्याकरण भी कह सकते हैं, परंतु अंग्रेजी की अपनी अंग्रेजी में परिभाषा होगी, लेकिन उसका भाव और अर्थ यही होगा कि किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना जो सिखलाता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग शब्दों का उच्चारण करते हैं तो नासिका का अधिक प्रयोग करते हैं, नाक का अधिक प्रयोग करते हैं। उनको ये जानकारी नहीं है कि इन वर्णों का उच्चारण किस उच्चारण स्थान से करना है। बोलते बोलते कहते हैं माई ने खाना खाई, बहुत प्यास लगल हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं। उनको जानकारी नहीं है और वे वर्णों को उठा करके कहां पहुंचा देते हैं? नासिका के पास। तो एक इसकी कमी है।
व्याकरण की कमी है, यानी उनके अंदर व्याकरण का पूर्ण ज्ञान नहीं है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, लेखपाल शब्द को नेकपाल कह जाते हैं, लखनऊ को नखलऊ कह जाते हैं, उनको इन शब्दों के उच्चारण की जानकारी नहीं है। तो एक छोटा सा मैंने उदाहरण बताया, परंतु व्याकरण की बात हम शुरू करने जा रहे हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में, दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि भाषा की शुद्धता को व्याकरण कहते हैं। वह कैसी शुद्धता हो, लिखने रूपी शुद्धता हो, पढ़ने रूपी और बोलने रूपी शुद्धता हो। अब हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं। अभी हमारे सामने पुलिस की परीक्षा आएगी, भर्ती आएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, जो भी बातें हैं। इसके अलावा यूपी टेट में या फिर सुपर टेट में वीडियो की परीक्षा तो हो चुकी है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण को धड़ल्ले से पूछा जाएगा। तो इसकी बात आज हम करने जा रहे हैं। यहां से हमारी शुरुआत हो रही है, परिभाषा हो गई। अब हिंदी व्याकरण की शुरुआत होती कहां से है, तो कहां से होती है, वर्णमाला से होती है। एकदम निचले क्रम में यहीं से शुरुआत होती है। अब इसको जानने से पहले थोड़ा सी इसके आधार को हम जान लेते हैं। अगर कहा जाए कि व्याकरण की शुरुआत, पहली बार व्याकरण लिखने का प्रयास किसने किया, तो पहली बार व्याकरण लिखने का प्रयास, ऐसा नाम आता है जोहन जसुआ केटलर का नाम आता है। केटलर साहब ने प्रथम प्रयास किया था क्या लिखने का, व्याकरण लिखने का, ये नाम आता है केटलर साहब का। परंतु हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसमें हम किसको आज पढ़ेंगे, वर्णमाला को पढ़ेंगे। यहीं से हमारी शुरुआत होगी। अभी तक जो बातें हुई व्याकरण संबंधी हुई, लेकिन हिंदी व्याकरण में आज हमारी शुरुआत बिल्कुल जड़ से होगी, एकदम जिसे कहते हैं फर्श से शुरू होगी, अर्थ तक जाएगी। तो यहाँ आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्णमाला को। देखिए आपके सामने दो शब्द हैं, एक अगर दिख रहा है यहाँ वर्ण और दूसरा शब्द है माला। पहली बात तो यही आती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है। माला की बात आती है तो माला कई होती है, एक गले में लोग पहनते हैं, एक गुड़ियों की माला होती है, एक शादी विवाह में बड़े धड़ल्ले से जयमाला का प्रयोग होता है। परंतु यहाँ किसकी माला है, तो वर्णों की माला है। अब वर्णों की माला है तो इसकी परिभाषा अगर देखी जाए, वर्णमाला की परिभाषा देखी जाए तो इसको हम लिख सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अगर वर्णमाला की बात की जाए तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्ण व्यवस्थित क्रम में हो, का के बाद खा, खा के बाद गा, जो व्यवस्थित क्रम दिया गया है उसी क्रम में हो, तो इसे ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब स्पष्ट हो गया कि वर्णमाला, तो वर्णमाला यदि आपसे पूछी जाए तो आप इसका उत्तर दीजिएगा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब इस वर्णमाला में एक चीज यहां से जो हमारे सामने आ रही है, क्या आ रही है, तो यह चीज आ रही है हमारे सामने जिसे हम कह सकते हैं क्या, वर्ण। हमारे सामने क्या निकल के आ रहा है, वर्ण। अभी तक हमने वर्णमाला की बात किया, उसके ठीक पहले थोड़ी सी व्याकरण की बात किया। अब वर्णमाला की बात हुई कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। इस वर्णमाला में किसकी बात यदि करने जा रहे हैं हम, वर्ण की। वर्ण क्या है, यहीं से बिल्कुल अब शुरुआत होती है। ध्यान दीजिए, बचपन से ही हमको वर्ण के बारे में बताया जाता है, लेकिन हम बड़े होते हैं इस पर ध्यान देते नहीं, और इसी वजह से हमको विभिन्न कोचिंग संस्थाओं में, विभिन्न ऑनलाइन संस्थाओं में जुड़ना पड़ता है। फिलहाल ठीक है, ज्ञान के लिए जानकारी बहुत ही जरूरी है। और आज हमारी शुरुआत हो रही कहां से, वर्ण से। वर्ण के बारे में यदि कहा जाए तो वर्ण के बारे में परिभाषा के रूप में यदि बताया जाए तो ध्वनि की सबसे जो छोटी इकाई होती है, ध्वनि, साउंड यानी आवाज, जितनी भी आवाज है
उस आवाज की सबसे छोटी इकाई, उस ध्वनि की सबसे छोटी इकाई उसको टुकड़ों में कर दिया जाए, जब सबसे न्यूनतम सबसे छोटा टुकड़ा हो जाए वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो यदि वर्ण की बात की जाए, वर्ण को परिभाषिक रूप में लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसका खंडन कोष्ठ में लिख सकते हैं टुकड़ा, जिसका खंडन कोष्ठ में टुकड़ा नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। यदि वर्ण की बात आ जाए, वर्ण को हमने परिभाषिक रूप में आपके सामने लिखा, क्या लिखा? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसका खंडन या विखंडन जिसका खंडन यानी टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। यानी जो आवाज है, जो साउंड है, यदि ध्वनि कहा जाए, ध्वनि के बारे में पूछा जाए तो ध्वनि का मतलब आवाज। इस भौतिक संसार में जितनी भी आवाज है, ध्वनि है, उसको लिख करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए और अब उससे अधिक टुकड़ा ना हो तो उसे ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे अभी मान लीजिए इसी व्हाइट बोर्ड पर या बोर्ड पर मैं ऐसे कुछ धप की आवाज करता हूं तो एक धप आवाज भी होती है, तो इसको अगर अलग कर दिया जाए, इसको हम तोड़ देते हैं, धा को अलग, आ को अलग, पा को अलग, यही क्या है? यही वर्ण है। इसी को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। यानी जो आवाज है इस भौतिक संसार में, उसका सबसे छोटा टुकड़ा कर दिया जाए वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो वर्ण बिल्कुल क्लियर हो गया। तो वर्ण किसे कहते हैं? खूब ध्यान से समझिएगा। हमने आपके सामने परिभाषा भी लिख दिया, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसका खंडन यानी टुकड़ा नहीं किया जा सके। अब उसे नहीं छोट किया जा सके, नहीं बांटा जा सके, नहीं काटा जा सके, अंतिम टुकड़ा हो, सबसे लघुत्तम इकाई। एक परिभाषा आपको यह भी मिलेगी, आवाज की, ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। वही चीज हमने लिखा यहां आपके सामने वर्ण के बारे में। कोई दिक्कत नहीं, खूब ध्यान से समझिएगा। अब हम वर्ण से आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं वर्ण को लेकर के। यदि कहा जाए वर्ण के भेद, तो वर्ण के भेद कितने होते हैं? अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है तब भी हमको इस पर ध्यान देना है, वर्ण के भेद पर। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक कौन होता है भैया? एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा कौन सा होता है? स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। वर्ण के भेद की बात की जाए तो एक होगा स्वर वर्ण और दूसरा होगा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की बात अब शुरू करते हैं हम यहीं से। वर्ण के भेद में दो भेद हमारे सामने, एक स्वर के रूप में और एक व्यंजन के रूप में। अभी हाल ही में हुई वीडियो की परीक्षा में व्यंजन को हल के रूप में लिखा गया था, तो थोड़ा एक चीज यहां भी आप जानते रहिएगा कि स्वर को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? अच कहते हैं। तो इसे हम अच वर्ण भी कह सकते हैं। व्यंजन को हल कहते हैं तो इसे हम हल वर्ण भी कह सकते हैं। ये भी दिमाग में बना रहे, परीक्षा में क्या पूछ दिया जाएगा कोई भरोसा नहीं। तो स्वर वर्ण को अच वर्ण भी कहा जा सकता है और व्यंजन को हल वर्ण भी कहा जा सकता है।
तो वर्ण के कितने भेद हमारे सामने आए? दो भेद। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यानी एक पिता यहां मिला वर्ण, और वर्ण के दो बेटे, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। थोड़ा ऊपर करते हुए अब हम एक एक का अध्ययन करते हैं। बात हमारी शुरू होती है किस पर? स्वर पर। बात किस पर शुरू होती है? स्वर पर। हेडिंग डाल लीजिएगा, स्वर। देखिए, स्वर के बारे में पाणिनि ने भी कहा कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः, यानी स्वयं जो विराजमान हो, स्वयं जो आधार हो, इसका किसी की आवश्यकता नहीं हो, स्वयं जिसका राज हो, उसे ही क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। परंतु हिंदी में यदि परिभाषा के रूप में स्वर को समझा जाए हिंदी में, तो ऐसा वर्ण जिसको लिखने या पढ़ने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे स्वर कहते हैं। उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब हमने लिख दिया ऐसा वर्ण जिसको लिखने या पढ़ने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे ही क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। दूसरी बात यदि कहा जाए दूसरी भाषा में, तो इसको हम कह सकते हैं स्वतंत्र मूल ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। स्वतंत्र मूल ध्वनियों को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। अर्थात ऐसी ध्वनियां जो बिल्कुल क्या हो? स्वतंत्र हो, आजाद हो, कहीं किसी की गुलामी में ना हो, जिनके लिए किसी अन्य व्यंजन या स्वर की सहायता या अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी हो, उसे ही क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब आपको परिभाषा के रूप में दिमाग में यह बात नोट करनी होगी कि स्वतंत्र मूल ध्वनियों को स्वर कहा जाता है, या ऐसा वर्ण जिसको लिखने या पढ़ने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने इसी को संस्कृत में लिखा स्वयं। एक मिनट, इसको हम ऊपर कर देते हैं थोड़ा से। पाणिनि ने लिखा स्वयं राजन्ते इति स्वरः, यानी स्वयं जिसका राज हो, जो स्वतंत्र हो, उसे ही क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो हमारे सामने एक बात आई कि स्वर किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र मूल ध्वनियों को, या ऐसे वर्ण जिसको बोलने या लिखने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब बात आती है
स्वर वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या। देखिए यह प्रश्न हमेशा परेशान करता रहता है। आज पहली जानकारी लेनी है स्वर वर्णों की संख्या। बचपन से हम पढ़ते हैं आ आ इ ई, इसी को रटते रटते जब गुरुजी पढ़ाते थे धपाका पीठ पर लगता था आ आ इ ई को लेकर के, तो हम लोग बहुत परेशान होते थे। लेकिन संध्या के समय पहाड़ा, स्वर, व्यंजन ऐसे शब्दों या वर्णों का उच्चारण हमेशा होता रहता था। तो अब यहां बात आती है स्वर वर्णों की संख्या। यदि कुल संख्या की बात आ जाए, कुल कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कुल कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन 11 स्वर हैं? ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व आ, फिर दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, फिर क्या? री, री, ए, ऐ, ओ और औ। देखिएगा आप, तो हमारे सामने 3 3 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 कितने कुल स्वर मिले? 11। यानी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। एकदम कंफर्म रहिएगा। यदि कभी आपसे एक प्रश्न और पूछ दिया जाए, अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है कि ये तो कुल संख्या हो गई, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए मूल स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर, इसी को मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कह देते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर पूछा जाता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। खूब ध्यान से समझिएगा। मूल स्वर ऐसे स्वर जो शुरू से थे। कभी कभी आप गोली खेले होंगे, मूल का अर्थ समझ लीजिए, मूल किसे कहते हैं। आप गोली खेले होंगे तो 4 कंचे या गोली लेकर के अपने प्रतिद्वंदी के साथ खेले होंगे, और जब उधर से खूब हंसते हुए आए होंगे, इसका मतलब आप जीते हैं। आप कहते थे कि हम 3 गोली जीते हैं, 7 हमारे पास है, 4 ठो मुरवा है। मुरवा मतलब मूल है, हमारे पास पहले से थी और 3 हम जीते हैं। उसे ही मूल, यानी जो स्वर पहले था और उनके बाद अलग अलग स्वरों की उन्हीं से उत्पत्ति हुई, उन्हीं से उनको बनाया गया। तो इस प्रकार मूल स्वर, यदि आपसे कहा जाए मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन मूल स्वर होते हैं? एक मूल स्वर में आपका ह्रस्व आ होगा, दूसरा कौन सा होगा? ह्रस्व ई होगी, तीसरा कौन सा होगा? ह्रस्व उ होगा, और चौथा मूल स्वर यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होगी? री होगी। चौथा मूल स्वर आपके सामने क्या होगी? री होगी। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हमने अभी तक स्वर की बात किया, स्वर की परिभाषा बताया। परिभाषा बहुत रटने की जरूरत नहीं है। स्वर मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र समझ ही रहे हैं आप। ही एकदम मगन हो, मन करेगा तो पढ़ेंगे और मन करेगा तो ना पढ़ेंगे, मन करेगा तो खाएंगे, मन करेगा तो ना खाएंगे। ये क्या है? स्वतंत्रता है। बिल्कुल वैसे ही जिसके लिए किसी की आवश्यकता ना हो, अब ये स्वतंत्र कहता है। लेकिन स्वर की बात अब है कि ऐसे वर्ण जिसके लिए अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े, अन्य वर्णों की जरूरत ना पड़े, उसे स्वर कहते हैं। फिर हमने बताया, यहां आपसे कहा कि स्वर वर्णों की संख्या, संख्या की बात आती है तो 2 बात हमने यहां बताया। एक बात आपसे बताया कि कुल स्वर कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। मूल स्वर जिसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसे जड़ीय स्वर कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन है भैया? अ, ई, उ और री। इन्हीं स्वरों से फिर
अगले स्वरों की उत्पत्ति हुई, परंतु हमारे सामने यदि मूल स्वरों की बात आ जाए तो आप तुरंत बताइएगा कि मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन है मूल या हर्ष स्वर? तो आप कहिएगा एक छोटा वाला आ, एक छोटी वाली ई, एक छोटा वाला ऊ और एक क्या? री। यही हमारे क्या है? मूल स्वर या हर्ष स्वर है। और यहां आपके सामने हमने कुल स्वरों की संख्या लिख दिया। यहां देखिए हर्ष स्वर, इसी छोटे आ को मिलाकर के एक दीर्घ आ को बनाया गया। छोटी ई मिलकर के बड़ी ई, छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना। इस प्रकार कुछ जो हमारे सामने स्वर मिले दीर्घ वाले। यानी दो चीजें एकदम कंफर्म होनी चाहिए, कुल स्वर कितने होते हैं? 11 और मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब बात आती है इन्हीं में से इन्हीं कुल स्वरों में से दो बातें हमारे सामने आती है। 4 तो आपके हर्ष स्वर हो गए, लेकिन जो इसके अलावा बचे वे कैसे स्वर हैं? दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा और हर्ष का अर्थ होता है छोटा। तो 4 तो हमारे सामने हर्ष स्वर आ गए, बचे कितने? 7 बचे। 7 क्या है? दीर्घ स्वर है। परंतु ये भी दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा जो है इसे कहते हैं संयुक्त स्वर। देखिए अभी जो 7 बचे इनके हमने 2 भेद कर दिए। एक को हमने कहा क्या? मूल दीर्घ स्वर और एक को कहा संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वरों में यदि बात की जाए तो मूल दीर्घ स्वरों में किसको रखते हैं? दीर्घ आ को, दीर्घ ई को और दीर्घ ऊ को। ये 4 हमारे क्या हैं? मूल दीर्घ स्वर हैं। इनकी उत्पत्ति यदि कहा जाए तो एक छोटा आ प्लस एक छोटा आ बराबर क्या हो गया? बड़ा आ। छोटी ई की उत्पत्ति छोटी की उत्पत्ति नहीं बल्कि बड़ी ई की उत्पत्ति 2, यानी ई प्लस ई से हुआ। ऊ की उत्पत्ति ऊ प्लस ऊ से, यानी एक ही कंपनी के 2 स्वर मिलकर के बड़े आ को बनाए, बड़ी ई को बनाए और बड़े ऊ को बनाए। खूब ध्यान से समझिएगा। मूल दीर्घ स्वरों में आ, ई और ऊ। अभी बात आती जो विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है, इसको आप एकदम स्टार कर लीजिए अपने दिमाग में तथा कॉपी में। एकदम आपको निश्चित है ये स्वर पूछा जाएगा, जिसे हम कहते हैं क्या? संयुक्त स्वर। अभी हमने ऊपर आपको छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटे री के बारे में बताया, या री के बारे में बताया, जिसे हमने मूल स्वर या हर्ष स्वर कहा। बचा दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो हमने कहा कि दीर्घ स्वर 7 होते हैं, लेकिन इसकी 2 कैटेगरी हमने बांट दिया, 2 भाग इसके कर दिए। एक को कहा मूल दीर्घ स्वर और एक को कहा संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर में बड़े आ, बड़ी ई और बड़े ऊ को रखा। ई दीर्घ स्वर अपने ही जात के 2 हर्ष स्वरों से मिलकर के बने। परंतु नीचे क्या है? संयुक्त स्वर। मैं बार बार बल दे रहा हूं, इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में यदि जाना जाए संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? एक आपके सामने ए होगा, एक आपके सामने आय होगा, एक आपके सामने ओ होगा और एक आपके सामने क्या होगा? अव होगा। ये 4 क्या है? संयुक्त स्वर है। एक ए, एक अय, एक ओ और एक क्या है? अव है। अब देखिए ए की उत्पत्ति कैसे होती है। संयुक्त स्वर, अभी अब व्यंजन पढ़ाएंगे तो वहां संयुक्त व्यंजन मिलेगा, इस चक्कर में बड़ा घालमेल हो जाता है। संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ए, अय, ओ और औ। परंतु ए की उत्पत्ति कैसे होती है? तो आ और ई मिल करके किसकी उत्पत्ति करते हैं? ए की उत्पत्ति करते हैं। यानी
ए कैसे बनता है, आ और ई से मिलकर के बनता है। यही तुरंत बात आ जाए, आई कैसे बनता है, तो आ और ए से मिलकर के क्या बनता है, आई बनता है। ओ कैसे बनता है, आ और ऊ से मिलकर के क्या बनता है, ओ बनता है। औ कैसे बनता है, आ और ओ से मिलकर के क्या बनता है, औ बनता है। ध्यान से समझिएगा, संयुक्त स्वर यदि आपसे पूछा जाए तो कितने होते हैं, चार। कौन कौन, तो चार आपके सामने हमने लिख दिया, ए, आए, ओ और अ। ये भी दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर की ही श्रेणी में रखा जाता है। इनकी मात्राएं छंद में लगाते समय दीर्घ स्वर की तरह काम करती हैं, परंतु इन चारों को संयुक्त स्वर कहते हैं। और एक ऐसे बना, आ और ई से, एकदम दिमाग पे और जबान पे रटा होना चाहिए। ए आ और ए से, ओ आ और ऊ से, औ आ और ओ से। एक चीज मैं यहां आपको यदि बता दूं, देखिए थोड़ा से छोटा करके, देखिए अभी मैंने कहा कि चार तो आपके क्या है, ह्रस्व स्वर, आ, ई, ऊ और री। जब आ से आ मिला तो बड़ा आ बन गया, ई से ई मिली तो बड़ी ई, ऊ से ऊ मिला तो बड़ा ऊ बन गया। फिर विद्वानों ने इस पर रिसर्च किया और आ को ई से मिला दिया। जब आ को ई से मिला दिया तो ए बन गया। इसके बाद फिर क्या किए, इसी आ को ए से जोड़ दिए तो ए बन गया। फिर कहे अच्छा रुकिए अब आगे चलते हैं। फिर आ को ऊ से जोड़ दिया, क्या बन गया, ओ बन गया। फिर आ को ओ से जोड़ दिया तो औ बन गया। इस प्रकार हमारे सामने चार क्या आ गए, संयुक्त स्वर आ गए। हमने आज हिंदी व्याकरण की शुरुआत किया, यहीं से आगे अभी स्वर पर अधिक चर्चा अभी हमें करनी है। स्वर को अलग अलग रूपों में पढ़ना होगा। ये तो सामान्य सी बात, हमने ह्रस्व दीर्घ के बारे में बताया, संयुक्त स्वर के बारे में बता दिया, परंतु स्वर पर अभी हमारी चर्चा आगे होगी, लेकिन अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे। पुनः एक बार हम जहां से शुरुआत हुई थी वहां से थोड़ा से बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी वर्णमाला की शुरुआत हुई, व्याकरण की शुरुआत हुई और अगला वीडियो सतत हमारा आता रहेगा, परंतु थोड़ी सी बात हम यहां बता देते हैं आपको, जहां से आज हमने शुरुआत किया। शुरुआत हमारी हुई हिंदी व्याकरण से, और व्याकरण की परिभाषा दिया कि किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना या जो सिखलाता है उसे व्याकरण कहते हैं। फिर इसी व्याकरण में हमने किसकी बात किया, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा होगा, वर्णमाला की बात किया। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हमने बताया वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों को व्यवस्थित क्रम में बैठा देना। फिर वर्ण की बात आई और हमने कहा कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, आवाज, साउंड की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है, जिसका खंडन या विखंडन, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। इसके बाद हमने वर्ण के भेद पर चर्चा किया। वर्ण के दो भेद बताया, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। और स्वर को हमने कहा कि अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल भी कहते हैं। फिर शुरुआत हमारी कहां से होती है, स्वर से होती है। और स्वर के बारे में मैंने बताया कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः, ऐसी परिभाषा पाणिनि ने दिया। या फिर स्वतंत्र मूल ध्वनियों को स्वर कहा जाता है, या ऐसा वर्ण जिसको लिखने या पढ़ने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। फिर स्वर की संख्या की बात आई। संख्या में हमने बताया कि कुल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अ और आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। फिर हमने इसमें से बताया कुल स्वर तो 11 होते हैं, लेकिन मूल कितने होते हैं, तो मूल 4 ही होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 आपके मूल स्वर हैं। फिर दीर्घ स्वर, कुल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, लेकिन इन दीर्घ स्वरों को हमने 2 भागों में बांट दिया, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। आप देखेंगे तो एक ही कंपनी की, एक ही जात के 2 स्वरों से मिलकर के बने हैं, इसलिए इसको मूल दीर्घ स्वर कहा हमने। संयुक्त स्वर जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। संयुक्त स्वर 4 होते हैं। और संयुक्त स्वर की यदि परिभाषा बताई, यदि परिभाषा के रूप में इसे लिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 2 भिन्न स्वरों के मेल से, 2 भिन्न स्वरों के मेल से
बने स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। यानी दो भिन्न स्वरों के मेल से बने स्वर संयुक्त स्वर होते हैं, या दो भिन्न स्वरों के मेल से बने स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। कितने होते हैं? 4। देखिए यहां दो भिन्न है, एक आ है, दूसरा ई है। यहां आ है, ए है, आ है, उ है। तो संयुक्त स्वर कई परीक्षाओं में बारंबार पूछा गया है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ए कैसे बनता है? आ और ई से। आ और ए से मैं बार बार रटवा रहा हूं। आ और ओ से, आ और ओ से बना है। अब पुनः अभी स्वर पर चर्चा हमको करना है, लेकिन अगली वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आप लोग तब तक इस पर विधिवत खूब रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और इसके बाद यदि कुछ नहीं समझ में आता तो आप एक बार कमेंट में लिख सकते हैं। और पुनः मैं अगली वीडियो में यहीं से सतत अब हिंदी व्याकरण चलता रहेगा। इसकी शुरुआत से लेकर के मैं अंत तक बात करूंगा। इसमें पूरे व्याकरण की बात करूंगा। हिंदी में शब्द है, वर्णमाला है, रस है, छंद है, अलंकार है, समास है, यानी वाच्य जितनी बातें होंगी संपूर्ण हिंदी व्याकरण की बात मैं करूंगा। बिल्कुल फ्री निःशुल्क है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपका उमाकांत सर, धन्यवाद।